So in today's class we will be discussing sample question paper जो CBSE ने दिया है for mathematics standard, ठीक है। 3 घंटे का ये पेपर सेट हुआ है, 80 मार्क्स का सेट हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में इंटरनल चॉइसेस हैं, ठीक है। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में चॉइसेस हैं। अब यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। इट हैज 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच के, और इनमें से 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस हैं, ठीक है, और के ऑप्शंस हैं। सो 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 16 मार्क्स यहीं पे आ गया। 16 क्वेश्चंस इनटू 1 मार्क्स ईच, सो टोटल 16 मार्क्स यहाँ पे हमारे पास। नाउ सेक्शन 2 हैज 4 क्वेश्चन ऑन केस स्टडी। नाउ ये एक नया चीज आया है, ठीक है, केस स्टडी। पिछले बार भी आया था बट थोड़ा डिफरेंट था, पिछले बार पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। सो ये 4 क्वेश्चन है केस स्टडी पे। इन टोटल 4 केस स्टडीज है, ठीक है। नाउ हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यू हैव टू डू 4 क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। सो केस स्टडी हम देखेंगे आगे। केस स्टडी इज वेरी इजी, आसानी से हो सकता है, ठीक है, नो इश्यूज। मतलब देखो, ये केस स्टडी उन बच्चों के लिए दिया हुआ है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा डीपली जो स्टडी करके नहीं गए, जिनको थोड़ा बहुत भी ऊपर से आइडिया है, दे कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस। लाइक इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, तो सेम हियर वी हैव। नाउ पार्ट बी में वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 टू 26, जो वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के हैं। 27 से 33 जो है 3 मार्क्स के हैं, एंड 34 से 36 जो है वो 5 मार्क्स के हैं। मतलब हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन है पार्ट ए में, पार्ट बी में 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो टोटल वी हैव 36 क्वेश्चंस। सो लेट अस सॉल्व अप। ये मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है। आई विल एडवाइस कि इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है, एंड उसके बाद उससे सॉल्व करना। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं। नाउ आई विल स्विच ऑन टू पीपीटी पावर पॉइंट, जहां पे मैं इन क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है, सो मैं इसको पावर पॉइंट में आप खोलता हूँ सेम चीज को। ओके, जो हमारा बेसिक का सैंपल पेपर है, दैट आई विल सेंड इन, अपलोड इन द ग्रुप बाय टुनाइट, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू इट नाउ। सो सबको पावर पॉइंट विजिबल होगा क्लियरली, ठीक है। सो ये इंस्ट्रक्शंस था जो हमने देख लिया है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप विजिबिलिटी क्लियर है सभी को। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, एक एक करके तुम ट्राई करो। पहले तुम खुद से कोशिश करो, देन मैं साथ में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है।
आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, इसमें ऑप्शन है ओके। ऋषभ, जब हमारी ये क्लास खत्म होगी देन डोंट लीव द सेशन, और सेशन के बाद रुक के व्हेन एवरीबॉडी विल लीव यू कैन आस्क योर डाउट, ठीक है। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, यहाँ पे इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का ये मतलब है कि एक्स और वाई दो नंबर्स है और उनका एचसीएफ जो है वो है 3, और यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट जो है 180। तो बताओ कि एलसीएम क्या होगा एक्स और वाई का। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होते हैं, अगर हम दो नंबर्स की बात करें तो उनका जो प्रोडक्ट होता है इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहां पे इसको हम पुट कर सकते हैं। दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ 180, एचसीएफ दिया हुआ है 3, हमें एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम निकाल लो भाई। 180 बाई 3, सो 180 बाई 3 इज 60, 3 6 80। तो एलसीएम जो है इट इज इक्वल्स टू 60। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं, ध्यान देना, नोट करके लिख लेना। एलसीएम इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। कहने का मतलब है कि जब हम एलसीएम अपॉन एचसीएफ करते हैं तो हमारे पास जो कोशेंट आना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि तुम्हें दिया जा सकता है कि बताओ कोई भी दो नंबर्स है, ठीक है, हमें नंबर्स नहीं दिए हुए, एक्स और वाई दिया हुआ है और उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ रहेगा। बोला जाएगा क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि इन दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ ये हो सकते हैं? सो यू हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट कि एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, हमेशा एक बड़ी क्वांटिटी होती है। उसको जब तुम एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसको सॉल्व करो, फिर मैं इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन देता हूं। अभी जो मैंने नोट लिखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन दूंगा। सभी ने कॉपी कर लिया है? ऑलराइट। सो
मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट लुक एट दैट क्वेश्चन. Can two numbers have HCF as 2 and LCM as 91? क्या दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF 2 है और LCM 91 है? टेल मी द आंसर. तो हम सेम कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे यहाँ पे. HCF अपॉन LCM करो भाई. ये आ रहा है 91/2. तो 91/2 इज 45.5, which is not a natural number. Sorry. LCM upon HCF. So which is not a natural number. Therefore, above values are not possible. Clear है? All right. कॉपी कर लिया सभी ने? ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में जैसे यू कैन सी द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ये एक नंबर है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस. तो मैंने ये बताया था, अगर हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, कोई फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है, p/q कोई फ्रैक्शन है, ठीक है. सो क्वेश्चन है कि विल इट टर्मिनेट, विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट. सो पहला क्या है कि इट शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. अब हमें कैसे पता चलेगा ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है? तो भाई देखो, डिनोमिनेटर में दो टर्म है, 2 है और 5 है. जो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो हमारा ऑड है, लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इट इज ऑड. सो अगर ये ऑड है, ठीक है, अगर हमारा ये ऑड है, लास्ट में 7 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है. और 5 से डिवाइड होने के लिए या तो लास्ट में 5 आना चाहिए था या तो 0 आना चाहिए था, ठीक है. यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 0 है तभी जाके वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है. तो मतलब हमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ना ये 2 से डिवाइड होगा ना ये 5 से डिवाइड होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है. तो पहला हो गया इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. दूसरा है कि इट्स डिनोमिनेटर should be of form 2 का पावर m multiplied by 5 का पावर n, where either m or n can be 0 but not simultaneously. कहने का मतलब है कि या तो m 0 हो सकता है या तो n 0 हो सकता है, बट इकट्ठे दोनों 0 नहीं होगा. तो जब m 0 है, ठीक है, अगर m 0 है
तो इसका मतलब 2 का पावर m का क्या मतलब हो गया, 2 का पावर 0। अब ध्यान दो, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का अगर हम पावर 0 कर दें तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो देयरफॉर 2m इंटू 5n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 5 का पावर n। तो कहने का मतलब है कि अगर m 0 हो गया तो नीचे में सिर्फ 5 आएगा तो भी ठीक है। सिमिलरली अगर n 0 हो गया तो n 0 का मतलब हो गया 5 का पावर n जो है वो हो गया 1। तो डिनोमिनेटर में, कहने का ये मतलब है डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 हो जाए, या तो सिर्फ 5 हो जाए, या तो 2 और 5 का पावर्स हो। इसके अलावा कोई भी तीसरा प्राइम नंबर यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बिफोर वी कंटिन्यू टेल मी, इज 1 अ प्राइम नंबर? क्या 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, 1 कभी भी प्राइम नंबर काउंट नहीं होता, ध्यान रखना। प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है। 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है, देन 11, 13। सो 1 जो है वो प्राइम नहीं होता है। सो ये बात समझ में आ गई होगी कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे दोनों में से कोई एक जीरो भी हो जाए तो चलेगा। मतलब ये पूरा नंबर जीरो नहीं हो जाए, पावर जीरो हो जाए, या तो m जीरो या तो n जीरो भी हो जाए तो भी चलेगा। इकट्ठे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे हो गया तो नीचे में आ जाएगा 1। ठीक है, 1 इंटू 1 इज 1, तो फिर डिवाइड करने का मतलब ही नहीं बनता। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 1 है, सपोज मैं बोलूं 9/1, तो 9/1 तो 9 ही होगा ना, इसको डिवाइड, इसका डेसिमल एक्सपेंशन का सवाल ही नहीं उठता। सो भाई हमारा दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये मैंने बता दिया कैसे हमने पता किया कि न्यूमरेटर 2 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है, इफ बोथ द कंडीशन आर फुलफिल्ड, if both conditions are fulfilled, then given fraction will terminate after m और n places। ठीक है, आई थिंक ये पार्ट विजिबल नहीं होगा, इसके बाद मैं यहां ऊपर में लिख रहा हूं, आफ्टर m और n places विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, इनको लिख लेना, ये बाद में तुम्हारे रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में है, तो 2 का पावर हो गया m, मतलब m यहां पर है 1, और 5 का पावर हो गया n, मतलब n है यहाँ पे 4। सो इट विल टर्मिनेट, ये टर्मिनेट करेगा। और कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा पावर बड़ा है। जो भी पावर बड़ा है उतने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब ये जो हमारा आंसर है ये आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। So it will terminate after 4 places of decimal. क्लियर है, ये सभी ने नोट डाउन कर लिया है? आगे बढ़ सकते हैं हम।
So coming on to question number 2, if the sum of the zeros of quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, find the value of k. So given हमारे पास क्या है, जो polynomial है px, it is 3x square minus kx plus 6. तो यहां पर a क्या है भाई, a जो x स्क्वायर के साथ होता है दैट इज 3, b जो x के साथ होता है दैट इज माइनस k, और c जो कांस्टेंट टर्म होता है दैट इज 6. अब दिया हुआ है कि जो सम ऑफ जीरोस है दैट इज 3. ना सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला याद है किसी को? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई? बहुत अच्छे. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए. ठीक है, सम ऑफ जीरोस ये होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए. तो वैसे हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसे मैं ऐसे कट कर दे रहा हूं जस्ट टू रिवाइज. मैंने यहाँ पे लिखा था. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ भाई? 3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो माइनस बी क्या हमारा? माइनस के अपॉन ए क्या है? 3. तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 3 इज 9, और माइनस के क्या हो गया? के. सो के की वैल्यू क्या आ गई? 9. सो एज यू कैन सी इट इज अ इजी क्वेश्चन, जस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. आयुष, एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस होता है उसको माइनस बी अपॉन ए से डिनोट करते हैं. ठीक है. बी का मतलब हो गया जो एक्स का के साथ है. तो पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है वहां पे एक्स के साथ है माइनस के, तो बी की वैल्यू हो गई माइनस के, और ए हो गया जो एक्स स्क्वायर के साथ है जो हो गया 3. तो यहां से हम सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं कि के की वैल्यू आ रही है 9, क्योंकि फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए. समझ में आई ये बात आयुष? क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला पार्ट मैंने ये नहीं करना हमें, ये तो मैंने बस पूछा था कि कितने बच्चों के फॉर्मूला याद है. प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है हमें. ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. सभी बच्चों का हो गया होगा, आगे बढ़े. तो फटाफट तीसरा क्वेश्चन करो भाई, पहले खुद से ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन. तो भाई मैंने कंडीशन तुम्हें बताया था ना कि लीनियर इक्वेशन अगर हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अगर ये हमारा दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, देन तीन कंडीशन होता है. ठीक है, मैं एक बार पूरा ब्रीफ रिवाइज करवाते हुए आगे चल रहा हूं. ठीक है, तीन कंडीशन पॉसिबल है. देखो, पहले ऐसे मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का सॉल्यूशन होगा, और इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं होगा. तो अगर सॉल्यूशन होता है तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट,
और अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो उसको बोलते इनकंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन होने का मतलब दो ऑप्शंस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। सो यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसका कंडीशन जो होता है वो होता है A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ठीक है। मतलब हमें हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया हुआ है हम उससे A1 A2 निकाल ले रहे हैं और B1 B2 निकाल ले रहे हैं, तो A1 और A2 का जो हम रेशियो निकालेंगे वो B1 B2 के रेशियो से मैच नहीं करना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि A1 अपॉन A2 जो होना चाहिए वो B1 अपॉन B2 के इक्वल होना चाहिए, वो C1 अपॉन C2 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा एक बात ध्यान दो, यूनिक सॉल्यूशन में C1 और C2 का कोई रोल नहीं है, हम A और B से ही कंपेयर करके बता देते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम A1 A2 का रेशियो निकालेंगे, B1 B2 का रेशियो निकालेंगे और C1 C2 का रेशियो निकालेंगे, और सभी रेशियो आपस में सेम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल हो जाता है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अब यहां से एक बात हमें और समझना होगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो, जो लीनियर इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है ना, जब उसको हम एक प्लॉट करते हैं ना तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होते हैं, तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो ऊपर वाला कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में ये कोइंसिडेंट होता, मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करता है। और नो सॉल्यूशन के केस में ये पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है भाई। तो इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं बता दूं। जैसे मान लो ये मैं एक्स और वाई एक्सिस ले रहा हूं, तो जो दो लाइंस बनेंगे वो किसी भी तरह से कुछ ऐसे से होंगे, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब होता है कि ये अगर मेरा एक्स और वाई है तो जो दोनों लाइंस है वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। सो ये हो गया फर्स्ट लाइन और ये हो गया सेकंड लाइन, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हम तीसरे कंडीशन की बात करें, पैरेलल लाइंस का केस, तो पैरेलल लाइंस में लाइंस ऐसे होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे। तो ये ब्रीफ है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता या नोट नहीं किया हुआ है वो नोट कर लो, जिनको आता है उनकी मर्जी है, अगर नोट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ओके सॉरी। सो सभी ने ये कॉपी कर लिया होगा, उसके बेसिस पे लेट अस सी हमारे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। सो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ उस इक्वेशन में ए बी और सी क्या, देखो भाई फटाफट।
तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं। तो गिवन इक्वेशंस जो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इस वाले 3 को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8। 8 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो गया 6x प्लस के वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारा a1 जो हो गया वो हो गया 3, b1 हो गया 1 और c1 हो गया -3। a1 का मतलब ये, b1 का मतलब y के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और c1 हो गया हमारा -3। a2 की बात करते, a2 हो गया 6, b2 हो गया k और c2 हो गया -8। ठीक है, a2 हो गया 6, b2 हो गया k और c2 हो गया -8। ना पूछा है for what value of k, for what value of k the pair of linear equation does not have a solution, solution नहीं है इनके पास, तो no solution का कंडीशन बोला है। सो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 जो होना चाहिए वो b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो 3/6 शुड बी इक्वल टू 1/k, बट इट इज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन -8। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से देखो k की दो वैल्यू है, पहले हम इन दोनों को लेंगे और फिर हम इन दोनों इक्वेशन को लेंगे। सो अगर फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं तो 3 और 6 तो 1/2 हो गया, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/k। दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं तो k की वैल्यू आ गई 2। तो देखो ऐसे हमारा आंसर यहां पे भी कंप्लीट है। अगर तुम यहां तक भी बना के छोड़ते हो तो कोई गलत नहीं करेगा तुम्हारा। बट तुम अगर फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू भी कर सकते हो। माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो एंड जो दूसरा इक्वेशन है वो है 1/k इज नॉट इक्वल टू 3/8। सो k इज नॉट इक्वल टू 8/3। अब देखो क्योंकि हमारे पास k की एक डायरेक्ट वैल्यू पता है कि k की वैल्यू जब 2 होगा तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमें नो सॉल्यूशन का केस देगा। तो इसलिए k की वैल्यू 8/3 फाइंड आउट करना यहां पे कोई खास लॉजिक हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है ना, सपोज मान लो तुम्हें बता दिया गया है कि भाई तुम्हें इस शॉप पे जाना है। ठीक है, सपोज मान लो किसी मार्केट से तुम्हें कुछ सामान खरीदना, तुम्हें बताया गया है कि भाई तुम शॉप नंबर 23 पे चले जाना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। अब तुम्हें साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तुम शॉप नंबर 42 पे मत जाना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं ये बोलूं कि मार्केट में जाना और मार्केट में जो सामान है वो तुम्हें 42 नंबर शॉप पे नहीं मिलेगा, मैं बस इतना बोल रहा हूं, तो तुम क्या करोगे, पूरे मार्केट के सभी शॉप पे जाओगे, 42 पे नहीं जाओगे। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मार्केट में जाओ, मार्केट में शॉप नंबर 23 पे तुम्हें सामान मिल जाएगा, पर तुम 42 नंबर शॉप पे मत जाना। तो सेकंड वाले का कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जब हमें 23 नंबर मिल ही जाएगा तो हम 42 पे क्यों जाके ढूंढेंगे। तो इसलिए के नॉट इक्वल टू 8/3 निकालने का कोई खास लॉजिक नहीं है। अगर तुम नहीं भी निकालते हो तो तुम्हारा आंसर गलत नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर है के इज इक्वल टू 2 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया, हम आगे बढ़े। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 1500, एक कंडीशन ये दिया हुआ, देखो। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। अच्छा, कॉपी नहीं किया आयुष, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, तुम कॉपी देख के आराम से कर लेना। ठीक है, so if 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chair and 1 table cost rupees 2400, ठीक है,
फॉर्म द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। अब भाई तुम में से कोई ये मत बोल देना कि सर आपने तो ये बोला कि लीनियर इक्वेशन पे वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये तो वर्ड प्रॉब्लम आ गया है। भाई मेरे कहने का मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट ये सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो भी तुम इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, सो कहा गया दो सिचुएशन दिए गए। पहले कहा गया है कि 3 चेयर और एक टेबल का मिला के जो टोटल कॉस्ट है वो 1500 है, और दूसरा केस में कहा गया है कि और 6 चेयर और एक टेबल का कॉस्ट है 2400। तो इक्वेशन बनाओ। तो बोलेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी रुपीज वाई। एक चेयर का कॉस्ट है एक्स रुपीज और एक टेबल का कॉस्ट है वाई रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो भाई, एक चेयर का कॉस्ट है एक्स रुपीज, तो 3 चेयर का कॉस्ट क्या हो जाएगा 3x प्लस एक टेबल का कॉस्ट क्या वाई रुपीज, सो ये हो गया 1500 के इक्वल। एंड सेकंड कंडीशन देखो, 6 चेयर का कॉस्ट क्या होगा 6x, और यहां भी एक टेबल की बात है प्लस वाई इज इक्वल टू 2400। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। ठीक है, इक्वेशन ही बनाना, उससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना काफी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एपी का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में चॉइस है। पहला पार्ट ये है, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। सो आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 डॉट 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 इज जीरो। फर्स्ट पार्ट है, इसका पहले आंसर बताओ फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो क्या आंसर आ रहा है भाई? ठीक है, कोमल का आंसर आ रहा है। बाकी बच्चों का क्या आंसर आया बताओ। ऑलराइट, सो आंसर्स जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। सो लेट अस चेक। फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन में जो गिवन एपी है, ये पहला पार्ट है। ठीक है, सो गिवन एपी इज 27, 24, 21 डॉट डॉट डॉट। सो इसका पूछे कौन सा टर्म की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, सो लेट
nth टर्म भी जीरो, हम ये बोलते हैं लेट nth टर्म भी जीरो। सो इसका ये मतलब है कि an जो है उसको हमने क्या माना, जीरो मान लिया, क्योंकि nth टर्म को हम an से डिनोट करेंगे। सो नाउ a क्या है, फर्स्ट टर्म है 27, d कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 24 माइनस 27 विच इज इक्वल टू -3। तो देयरफॉर हमें an तो जीरो पता है, तो an होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू जीरो। तो 27 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज -3 विच इज इक्वल टू जीरो। अब भाई इस 27 को मैं इधर भेज देता हूं, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू -27। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई में है, तो अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास n माइनस वन की वैल्यू आ गई -27 अपॉन -3, माइनस माइनस कट गया, 3 9 27। सो n माइनस वन की वैल्यू 9 आ गई, तो n क्या हो गया, ये 1 इधर आके प्लस हो गया, सो 9 प्लस 1, सो n की वैल्यू आ गई 10। मतलब कि इसी एपी का, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तुम्हें दिख रहा है एपी डिक्रीज हो रहा है 27 से 24, 24 से 21। सो अगर हम 10वें टर्म तक जाएंगे, 10वें पोजीशन तक जाएंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो जीरो मिलेगा। क्लियर हो गया भाई यहाँ पे बात? चलो भाई क्लियर हो गया, तो इसका सेकंड पार्ट फटाफट सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आंसर। In an arithmetic progression, if d is -4, n is 7 and an is equals to 4, then find the value of a। फॉर्मूला सेम यूज होगा, पुट करके बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है। पहले तुम खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। चलो कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, सो लेट अस सी क्या आ रहा है ये। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग वैल्यूज आ रहा है तो इसलिए मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए हमें निकालना है, डी की वैल्यू है -4, हमें सेवेंथ टर्म निकालना है, तो n है 7 और ए एन दिया हुआ है 4। ठीक है, तो यहां पे देखो आंसर क्या है, ए एन की वैल्यू है 4, ए एन क्या होता है, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 4। ऋषभ डी -4 है, सो ए हमें निकालना है, n की वैल्यू दी हुई है 7, सो 7 माइनस वन, डी इज -4 इज इक्वल टू 4। हो गया a प्लस 6 इंटू -4 इज 4,
So 6 into minus 4 is minus 24 is equals to 4. So A is equals to हो गया 4 plus 24, which is equals to 28. So A जो हो गया that is 28. ठीक है, this is the correct answer. So rest we will solve in next class. बाकी मैंने तुम्हें पीडीएफ भेजा हुआ है. So पीडीएफ में अगर तुम्हें केस स्टडीज नहीं समझ में आए तो लीव दैट. उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं they are easy, they are quite doable, try them. Fine. नेक्स्ट क्लास में we will discuss, मतलब कमिंग क्लासेस में हम इस पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे. भाई आयुष, हमें 4 को यहाँ पे डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं होता ना. 6 इंटू 4 हम कर रहे हैं तो माइनस 24 आ रहा है. सो माइनस को उधर भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा ना. डिवाइड हम तब करते हैं जब पूरे से 4 मल्टीप्लाई हो रहा होता, तब हम 4 को डिवाइड करते हैं. 4 सिर्फ यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे से नहीं हो रहा है. आगे बात समझ में? All right, so this is all. You can leave the session now.